नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। एक सिरप कैसे बनी बच्चों की जान के लिए मुसीबत, यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक खांसी की सिरप ने पूरे प्रदेश के लिए नासूर बन गई है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इससे जुड़ी बड़ी जानकारी। सिरप बना बच्चों के लिए काल, मौत के मुंह में गए नौनिहाल। एनडीटीवी राजस्थान की पड़ताल। स्वास्थ्य विभाग के दावों का जाना हाल। सरकार के दावों पर पीड़ितों से की बात। क्या हुआ था? आपके बच्चे को क्या शिकायत थी? खांसी जुकाम की शिकायत थी और मैं डिस्पेंसरी पे से खांसी की सिरप लेके आई थी, ये वाली। खबर के बाद शुरू हुई नए सिरे से जांच। एनडीटीवी की खबर के बाद दवा पर पाबंदी। कफ सिरप की देते रहेंगे हर जानकारी। लेकिन इस दवा को लेकर जो क्लीन चिट दी गई उसी को लेकर के अब हमारा भी सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर गुनहगार है कौन। दरअसल सरकार ने इस मामले में एक्शन और जांच की बात कही है। एक्शन में मात्र ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा की ओर से नकली दवाओं के आंकड़ों में हेरफेर के कारनामों को भी उजागर हुआ है। विधानसभा में सवालों के एक जवाब में ड्रग कंट्रोलर ने नकली दवाओं की परिभाषा ही बदल दी और कई फार्मा कंपनियों को बचाने की कोशिश हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री का लीपापोती वाला जवाब। सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। मंत्री जी बोले डॉक्टर नहीं जिम्मेदार। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो। मौत की जिम्मेदारी माता पिता पर फोड़ी। हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है, वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा। जब डॉक्टर नहीं जिम्मेदार तो ड्रग कंट्रोलर को क्यों सस्पेंड किया? जब फार्मा कंपनी नहीं जिम्मेदार तब कफ सिरप की बिक्री पर क्यों रोक? चिकित्सकों की नहीं कोई लापरवाही तो सीकर में डॉक्टर और फार्मासिस्ट क्यों निलंबित? ये कुछ वो कड़वे सवाल है जो आज उठ रहे हैं। सरकार ने जिस ड्रग कंट्रोलर राजाराम को सस्पेंड किया है उसी ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने नकली दवाओं को लेकर विधानसभा में उठे सवालों के जवाब पर अजीबोगरीब टिप्पणी दी। ड्रग कंट्रोलर ने 19 सितंबर को बैठक बुलाई, फाइल में कई जगहों पर अपनी परिभाषा दी। परिभाषा देते हुए कई जगहों पर टिप्पणी की। कहा कि किसी दवा में कोई सॉल्ट नहीं तो नकली होता है। राजाराम ने नकली दवाओं के आगे भी टिप्पणी की। कहा कि टिप्पणी करते हुए नकली दवा की परिभाषा ही बदल दी। गलत व्याख्या से नकली दवाओं का आंकड़ा भी कम हो गया। राजाराम शर्मा ने उनमें से कई नकली दवाओं के आगे टिप्पणी करते हुए हटा दिया, उसमें नई परिभाषा लिख दी। इस गलत व्याख्या के कारण नकली दवाओं का आंकड़ा कम हो गया जिसे विधानसभा को जवाब के तौर पर भेजा जाना था। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसी टिप्पणी से नकली दवाओं की परिभाषा बदल गई है? राजाराम ने कितनी फार्मा कंपनियों को बचा लिया है? सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के साथ ही तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। जिस विभाग पर ऐसा एक्शन लेने का जिम्मा है उसी के अधिकारी फार्मा कंपनियों को बचाने में जुटे हैं। सरकार ने केसन फार्मा कंपनी पर एक्शन में खानापूर्ति कर दी है। केसन फार्मा की 19 प्रकार की दवाओं पर रोक लग गई है। केसन फार्मा के 10,119 सैंपल लिए गए। 2012 से लेकर अब तक 10,119 सैंपल लिए गए हैं। जांच में केसन फार्मा के 42 सैंपल फेल हो गए थे। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन युक्त दवाओं पर भी रोक लग गई। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन युक्त की दवा के सभी बैचों पर रोक लगा दी गई। वहीं अन्य कंपनियों की दवा पर भी रोक लगा दी गई।
जानकारी के अनुसार निशुल्क योजना में ये सिरप वितरित की जा रही थी। ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया। फिलहाल राजा राम शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। वहीं ड्रग कंट्रोलर सेकंड की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे राजा राम। एक्शन और एडवाइजरी अब सिर्फ लीपापोती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 साल से कम के बच्चों को सिरप बिल्कुल भी ना दे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी सिरप ना दे। डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को बिल्कुल भी सिरप ना दे। एक साथ कई दवाओं का सेवन भी बिल्कुल ना करें। DGHS ने स्वास्थ्य संस्थानों को भी निर्देश दे दिया है, अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाई खरीदे। दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का ही उपयोग हो। बिना दवा के राहत के उपाय के बारे में बच्चों को बताएं। भरतपुर और सीकर दोनों जगह परिवारों ने सरकार से न्याय की मांग की है। लोगों का कहना है कि दोषियों पर सिर्फ जांच नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जांच जारी है और अगर दवा में गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बच्चों की मौत के बाद ही सरकार जागेगी? क्या ये सिस्टम इतना लाचार हो चुका है कि मौतें ही अलार्म बनी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। और कफ सिरप को लेकर के नेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आते। लग रहा है कि सारी संवेदनाएं ही खत्म हो चुकी हैं। मंत्री से लेकर के सरकार में शामिल तमाम नेता उल्टे परिवार पर ही आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मासूमों को माता पिता ने ही बड़ी वाली जो लोगों की दवा है वो उन्होंने पिला दी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो पूर्व में किसी वयस्क के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए जो दवा ले जाई गई थी, वो दवा उन्होंने घर पे पिलाई। अब उसमें मूल बात ये निकल कर आ रही है कि जो वयस्क लोगों के लिए कफ सिरप था, वो कफ सिरप बच्चों को पिला दिया गया। उसमें दवा के कंटेंट कुछ ज़्यादा होने की वजह से उनमें कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। आज कल राज्य सरकार ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर को उसकी लापरवाही के लिए निलंबित किया है और निलंबित करने के बाद इस दवा के वितरण पर रोक लगाई है। कि कफ सिरप कोई बीजेपी ने तो नहीं बनाया। इस प्रकार की बातें करना, ये छिद्रान्वेषण की आदत कांग्रेस की शुरू से रही है। कहीं पर भी कोई गलत दवा आई है तो उसको पकड़ने का काम हम कर रहे हैं। वो ऐसी मतलब इस प्रकार की, यानी उसमें भी बीजेपी का ये क्या है सोच है इन लोगों की। यानी मैं सोचता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए जानकारी नहीं है। अनर्गल आरोप लगाना एक आसान बात है, किसी पर कुछ भी कह दो। हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदी है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो। अगर नेताओं की सुने तो चलो ये भी मान लिया कि कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई, माता पिता ने बच्चों को बड़े वाले लोगों की दवा पिला दी होगी। लेकिन अब आप उस डॉक्टर को भी सुन लीजिए जिन्होंने बच्चों को दवा देने के बाद खुद ये कहकर दावा ली थी कि इस दवा में कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। लेकिन दवा पीने के बाद क्या कुछ हुआ और कितना नुकसान हुआ, सुनिए कलसाड़ा CHC के प्रभारी डॉक्टर ताराचंद की जुबानी, वो क्या कह रहे हैं। ये घटना दिनांक 26 की है, शुक्रवार की। उस दिन मैं CHC पे गया था तो मेरे गले में खराश और खांसी की तकलीफ थी मेरे को। तो मैंने जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने उसके लिए सिरप प्रिस्क्राइब करवाई थी और वो सिरप में से मैंने जो 2.5-3 ml जो भी डोज है उसका वो लिया था और लेके फिर मैंने थोड़ा आधा 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपने निजी कार्य से CMHO ऑफिस भरतपुर जा रहा था तो वहाँ के लिए मैं निकल गया। फिर रास्ते में गणेश मोड़ पे
अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी सी, ऐसा बेचैनी सी होने लग गई। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जयपुर से खबर आ रही है, जहां खांसी की सिरप से बच्चों की मौत से जुड़ा मामला है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐलान किया, रविवार को विरोध में पैदल मार्च का ऐलान किया गया है और खाचरियावास जो है स्वास्थ्य भवन तक मार्च करेंगे, ये फिलहाल उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अब तक कई बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है, कुछ की मौत हो गई है, लेकिन ऐसे में अब इस मामले को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐलान किया है कि वो पैदल मार्च करेंगे। तो कफ सिरप से कैसे ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है, नेताओं के क्या बयान हैं, वो हमने आपको सुनाए, लेकिन अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कफ सिरप मामले को लेकर के अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है, जरा वो आपको बताते हैं। तो दरअसल कफ सिरप मामले को लेकर के एक्शन की जो बात है, उसमें ड्रग कंट्रोलर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन की जो 19 दवाएं हैं उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और उस पर रोक लगा दी गई है। तो यानी कि इस दवा पर रोक लगाई गई है, पहली बड़ी कार्रवाई तो ये की गई। वहीं काइसंस की 19 दवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ सीकर में डॉक्टर फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया है। तो ये तीसरा बड़ा एक्शन हुआ है। तो कफ सिरप केस में क्या क्या कार्रवाई अब तक हो चुकी है वो भी जरा आपको बता रहे थे, लेकिन मौत का ये सिरप इसको क्यों कहा जा रहा है और इस मामले पर किसने क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। तो दरअसल इस मामले को लेकर के राजेंद्र राठौर जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनका इस पर क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम में कोई ना कोई कमी नजर आती है, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि दवा कंपनी और जांच एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये पूर्व मंत्री का स्टेटमेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको एक और स्टेटमेंट बताते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का स्टेटमेंट है। उनका क्या कहना है, वो ये कह रहे हैं कि कफ सिरप बीजेपी ने नहीं बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो कफ सिरप है, जिसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, बीजेपी ने नहीं बनाया कफ सिरप, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये उनका आधार है। वही एक और बयान आपको दिखाते हैं। ये सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट है, गजेंद्र सिंह खीवसर। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने ये दवा नहीं लिखी है, उनका ये दावा है और यही दावे के साथ उन्होंने क्लीन चिट दे दी। सरकार की तरफ से लापरवाही नहीं हुई है, ये उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिया है। ये उनका स्टेटमेंट था, ये बयान था और सरकार ने इस पर कोई भी लापरवाही नहीं की है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सामने आई हैं, लेकिन इस दौरान जो मासूम के जो परिजन हैं उनका इस पर क्या कहना है। मृतक मासूम के परिजन इस पर कह रहे हैं कि कफ सिरप से ही मौत हुई है। बाकायदा डॉक्टरों ने दवा लिखी थी, मासूम को दी थी और उसी को पीने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई और 3 बच्चों की मौत हो गई। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको अजमेर से खबर बताते हैं। अजमेर में हाईवे पर टैंकर से डीजल चोरी का एक बड़ा खेल चल रहा है। सेदरिया गांव में टैंकर से डीजल चोरी हुई और क्रेशर संचालक के कर्मचारियों ने इसका बाकायदा वीडियो बना लिया। वीडियो बनाना कर्मचारियों को भारी पड़ गया। बदमाशों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। 20,000 की नकदी और चेन भी लूट ली और पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की है। 3 बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया, लेकिन HPCL डिपो की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। जांच के आदेश भी दे दिए गए। वहीं चोरी प्रकरण के बाद HPCL की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। क्रेशर मालिक ने अधिकारियों की मिलीभगत का अंदेशा जताया है। हर बार 1 से 1,500 लीटर डीजल चोरी की बात कही गई है। हमारा शक यही है कि HPCL जो डिपो वाले हैं इनकी सबकी मिली भगत है। ये हमेशा हमारे HPCL डिपो से हमें कहा जाता है कि OTP के बिना कोई भी डीजल नहीं निकाल सकता है। तो हमने जब देखा तो वो डीजल बीच रास्ते में ही डीजल निकाल रहे थे और चोरी कर डीजल निकाल रहे थे। हमने वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने पत्थर चलाने लग गए वो हमारे से पीछे से, तो हम भाग गए वहाँ से। तो वो आए थे हमारे, हाँ हम भाग गए। फिर भागने के बाद 3 से 4 किलोमीटर दूर गए थे। वो पीछे पीछे करते करते आए। फिर वापस आने के बाद फिर DPC स्कूल के वहाँ आए थे।
फिर हम गिर गए, वहाँ पे गाड़ी स्लिप हो गई थी। वहाँ पे गिरने के बाद हम खेतों में भाग गए, तो वो पीछे पीछे आके मेरे पास 20 से 25 हज़ार रुपये जेब में थे और एक सोने की चेन थी, जो उन्होंने वो भी निकाल ली और चेन भी पता नहीं कहाँ गई, ना पैसे थे जेब में। फिर पता नहीं यहाँ पे लेकर आए थे, फिर भाग गए वो छोड़ के। हम चाहते कि इन पर कार्रवाई होवे। अजमेर में सरकारी HPCL डिपो के टैंकर से डीजल चोरी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां अजमेर के सरादना मांगलियावास थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप क्रेशर मालिक ने खुद डीजल चोरी का पर्दाफाश किया है। क्रेशर मालिक की शिकायत पर मांगलियावास थाना पुलिस ने 3 डीजल चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं डीजल चोरी का वीडियो बनाने वाले पीड़ित के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि उसे पिकअप से कुचलने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल मांगलियावास थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। तो ऐसा नहीं है कि हाईवे पर डीजल चोरी का यह पहला मामला सामने आया, इससे पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हाईवे पर डीजल चोरी गिरोह कैसे काम कर रहा है, जरा उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अजमेर हाईवे पर टैंकर से डीजल चोरी का यह मामला सामने आता है। सेदरिया गांव में डीजल चोरी का खुलासा होता है और यह आप देखिए, और बाकायदा इसमें सब कुछ चीजें साफ होती हैं। और सेदरिया गांव में डीजल चोरी के मामले पर जब खुलासा होता है तो क्रेशर संचालक के कर्मचारी ने बाकायदा इसका एक वीडियो बना लिया। वहां पर कैसे सब कुछ हो रहा था, कैसे डीजल उस टैंकर से निकाला जा रहा था, ये सारी चीजें उसमें दिखाई दे रही थी। हालांकि वीडियो बनाना उस कर्मचारी को भारी पड़ गया। बदमाशों ने उस कर्मचारी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और 20,000 रुपए की नकदी और चेन भी लूट ली। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने पर इस मामले पर कार्रवाई की, 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं HPCL डिपो की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं मामले में जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन चोरी के बाद HPCL की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत का इसमें अंदेशा जताया जा रहा है। हर बार 1 से 1,500 लीटर डीजल चोरी होना यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी लंबी बीमारी के बाद पंचतत्व में विलीन हो गए। किसानों के बड़े नेता माने जाने वाले डूडी राजस्थान की राजनीति की वो शख्सियत रहे जिन्होंने छोटे से गांव से उठकर राजनीति के सबसे बड़े मंच तक का सफर तय किया, खेती किसानी के मुद्दे बुलंद किए। ऐसे में उनके जाने पर उनके समर्थकों की आंखें नम नजर आई। प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष, गांव की राजनीति से देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले और किसानों के केसरी कहे जाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की आवाज अब यादों में ही रह जाएगी, क्योंकि लंबी बीमारी से जूझने के बाद पंचतत्व में वो विलीन हो गए। 62 साल के डूडी का शुक्रवार देर रात 1 बजे बीकानेर में निधन हो गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे डूडी करीब 25 महीने से कोमा में थे। सुबह जैसे ही उनका पार्थिव शरीर बीकानेर निवास पर पहुंचा, उनके समर्थक उनके निवास स्थान पहुंचकर अपने नेता के अंतिम दर्शन कर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा दोपहर बीकानेर स्थित उनके आवास वैद्य मघाराम कॉलोनी से रवाना हुई। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें कंधा दिया। उनके बेटे अजय डूडी ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि डूडी किसान नेता थे, हमेशा किसानों की आवाज बुलंद करते थे। प्रदेश की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को उठाया उन्होंने। हमेशा वो तत्पर रहते थे काम करने के अंदर। और 2 दिन पहले मुझसे मिलके गए। व्यवहार कुशल थे, जमाना जानते थे, आवाज बुलंद करते थे किसानों का हमेशा वो। अचानक ही 2 दिन बाद देखा कि एकदम सुबह न्यूज आई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अचानक ही चला जाना उनका, 2.5 साल तक कोमा में रहना दुखद घटना है। इस पर उनकी शांति को
शांति प्रदान करें उनकी आत्मा को। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने किसान की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, नौजवान की आवाज देश की संसद हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, उन्होंने हमेशा उठाने का काम किया। और वो लोगों की भलाई के लिए इतने जिद के पक्के थे कि जब वो CLP थे और मैं चीफ व्हिप था तो उन्होंने किसान के कर्जे माफ की मांग को लेकर के 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में धरना दिया। वहीं खाद्य मंत्री सुमित गोदारा डूडी के निवास स्थान पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें किसान केसरी के नाम से संबोधित करते नजर आए। इसके अलावा RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद रहे। चाहे कितनी किसी को कड़वी लगती है पर वो जो बात हकीकत की वो बात उठाते थे, इसीलिए किसान केसरी के रूप में वो राजस्थान में प्रसिद्ध है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। किसान केसरी ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। ये उस दिन जब डूडी साहब बीमार हुए तब पूरा देश ये चाह रहा था कि बच जाए डूडी साहब, लेकिन आज हमें छोड़ के चले गए, हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत बड़ा नुकसान किसान कौम को, जाट समाज को और नौजवानों को है। रामेश्वर डूडी के निधन से जिस तरह से किसान वर्ग का सैलाब उमड़ा, इससे कहा ही जा सकता था कि अब एक बार फिर किसान वर्ग अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो धोती कुर्ते वाले नहीं बल्कि सूट बूट पहनकर किसानों के मुद्दों को जमीन से सदन तक उठाते रहे और उनका संघर्ष हर मरुधरा वासी के लिए एक प्रेरणा है। पूरे रास्ते में जगह जगह लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि जहां रामेश्वर डूडी को पुष्पांजलि अर्पित नहीं की गई। यहाँ से आने में, घर से यहाँ तक पहुंचने में कम से कम उन्हें 3 से 4 घंटे लग गए और यहाँ आने के बाद नम आंखों से उनके जन समर्थन जो हुजूम में पड़ा है, उनकी नम आंखों के सामने हुए पंचतत्व में वो विलीन हुए। कैंपस साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को बीकानेर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार के लिए ये गहरा आघात है। और जालौर से बड़ी खबर, जहां सिलासन अपहरण कांड का यह मामला, जिसमें 50 घंटे बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से युवक को छुड़ा लिया। वहीं हडमत सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि NDTV राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। रानीवाड़ा क्षेत्र के सिलासन गांव से अपहरण हुआ था और घर में घुसकर बदमाश उठा ले गए थे, ये इस बीच जानकारी मिली थी। वहीं रानीवाड़ा क्षेत्र के सिलासन गांव में अपहरण का ये घटना सामने आई थी और घर में घुस करके बदमाश उठा ले गए थे। सिलासन अपहरण कांड का यह मामला है। 50 घंटे बाद पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से फिलहाल युवक को छुड़ा लिया है। हडमत सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया है और NDTV राजस्थान ने दरअसल इस खबर को दिखाया था, आप तक पहुंचाया था। रानीवाड़ा क्षेत्र के सिलासन गांव में यह अपहरण हुआ था, लेकिन इस दौरान क्योंकि घर में घुस करके बदमाश आए और अपहरण करके ले गए थे और उस वक्त सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठे। भरत राजपुरोहित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भरत, बताइए क्या जानकारी, क्योंकि इस मामले को हमने दिखाया भी था, प्रमुखता से उठाया था अपहरण का यह मामला, लेकिन बड़ी सफलता मिली है टीम को। बताना चाहूंगा कि करड़ा पुलिस थाने को ये बड़ी सफलता मिली है। हालांकि पिछले 50 घंटे से अधिक जो हडमत सिंह था वो अपहरणकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन 50 घंटे के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखते हुए 50 घंटों के भीतर ही जोधपुर के आसपास से हडमत सिंह को दस्तेब और अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया गया। हालांकि जो आरोपी है वो फरार है और उनके विरुद्ध भी जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, जाँच जारी है, उनके पीछे वो लगी हुई है। हालांकि बताया गया कि जालौर जिले द्वारा 3 पुलिस टीमें गठित की गई है जो उनका जो आरोपियों के पीछे लगी हुई है और परिवार ने NDTV द्वारा प्राथमिकता से खबर दिखाने के बाद में उन्होंने आभार जताया है कि NDTV द्वारा प्राथमिकता से खबर दिखाने के बाद में ये जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे भी संतुष्ट बताए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत इस पर जानकारी देने के लिए। और राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।